पुलिस के रवैये को लेकर देश में लगातार सवाल उठ रहे हैं। जहां अपराधियों में डर होना चाहिए, वहां अपराधी बेखौफ हैं और जनता परेशान। पुलिस के रवैये और संवेदनहीनता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन पर राजधन पत्रिका के चीफ एडिटर श्री गुलाब कोठारी साहब ने हाल ही में एक अग्रलेख लिखा। आइए उनसे करते हैं बातचीत पुलिस की भूमिका को लेकर। हाल ही में आपने इस आर्टिकल में, इस आलेख में पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए। राजनेता और पुलिस का जो गठबंधन है किस तरह से काम कर रहा है? क्या लगता है कि पुलिस जो है वो राजनेताओं की कठपुतली बन गई है? ये तो निश्चित है कि पुलिस कानून के अनुकूल काम अब नहीं कर रही है। उसमें दोनों हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसमें वो राजनेताओं को प्रसन्न रखने के लिए काम कर रही है, और दूसरा हिस्सा है कि उसमें कुछ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी वो कानूनों को तोड़ने की कोशिश करती है। अब देखने को ये भी आ रहा है कि पुलिस को सेवा का तबका दिया गया था। सेवा करने वाला विभाग है, रक्षा करने वाला, सुरक्षा देने वाला विभाग है, मानवीय संवेदना प्रकट करने वाला विभाग है। तो अब ये लग रहा है कि इनमें से कुछ भी क्षेत्र पुलिस के पास नहीं रह गया है। पुलिस बाहर निकल गई इन सब चीज़ों से। और आज ये लग रहा है, आम आदमी को अब ये लगने लगा है कि ज़िंदगी में सुख चाहते हो तो जैसे हम अस्पताल जाने से डरते हैं ना, तो वैसे पुलिस में भी नहीं जाना पड़े तो वो रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता है। जितना डर पुलिस का अपराधियों में होना चाहिए, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, कई तरह के बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी अपने छोटे अधिकारियों को रोज़ ये भाषण देते हैं कि अब अपराधियों में आपका डर पैदा होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो खुद भी ऐसा नहीं करते हैं तो नीचे वाले तो संभव ही नहीं है कि करेंगे। मेरा खुद के अनुभव है कि मैं किसी थाने पे एक दिन मेरा सामान चोरी हो गया, जेब कट गई। मैं पुलिस स्टेशन गया, उसने कहा साहब आप 2 घंटे बाद आना। 2 घंटे बाद सारे शहर के जेब कटवाए एक लाइन में खड़े थे। उनका इनमें से पहचान लो, आपको कोई ध्यान हो तो। फिर कहा मैं तो कैसे पहचान सकता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हर थानेदार को पता है कि उसके इलाके में कितने जेब कट हैं, कितने जो है चेन छीनने वाले हैं, कितने दुकानों के अंदर सेंध मारने वाले हैं, कितने बलात्कार करने वाले हैं, कितने ड्रग के माफिया, भूमि माफिया या हथियारों के माफिया, सब चीज़ सबको मालूम है। और उनको ये भी मालूम है कि कौन सा अपराधी किस राजनेता के साथ जुड़ा है। उसको ये भी मालूम है कि उस अपराधी को पकड़ लेंगे तो अभी किसी न किसी राजनेता का फ़ोन आ जाएगा, तो वो भी कोशिश नहीं करता। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि राजनेता ही क्या, आज तो मैं विधायकों को जानता हूँ जो पुलिस के रिकॉर्ड में फरार हैं और आराम से विधानसभा में बैठे हैं। किसी पुलिस के अधिकारी में ये हिम्मत नहीं है कि वो उनको वहाँ से अंदर जाते समय, बाहर निकलते समय उनको अरेस्ट कर सके। तब मुझे लगता है कि उनके ये जो सितारे कंधे पे लगे हुए हैं उसका अर्थ क्या है। धूल खा रहे हो मेरे हिसाब से। तो आप कैसे उन लोगों के ऊपर भरोसा करोगे कि ये उन्होंने यही संकल्प लिया था जब IAS की डिग्री या जो भी उन्होंने प्रशिक्षण लेकर के बाहर निकले, तो यही कहा था। मुझे तो शर्म ये आ रही है कि उनके बाल बच्चे आज क्या सोचते हैं, उनकी पत्नी, उनके माँ बाप आज क्या सोचते हैं कि मैंने अपने बच्चे को क्या सोचकर IPS में भेजा था और आज मैं उसके बारे में क्या सुन रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि वो भी नहीं सुनते, लेकिन ये वर्दी शायद इसका प्रभाव ही ऐसा है कि जैसे ही आदमी वर्दी को पहनता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का अहंकार का भाव जाग जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि उसके लिए अफसर बने, छोटे से छोटे पुलिस वाले के भी आपको देखो, बाज़ार में आप जाके देख लो, कभी ये आता है पुलिस वाले छोटे सिपाही, वो कभी मालन के जो है टोकरी में से कुछ उठा के खाना शुरू कर देते हैं, किसी ठेले वाले को डंडा मारा उसमें से कुछ निकाल के खाना शुरू कर देते हैं। और उनको लगता है कि सारी जो है पूरा मेरा साम्राज्य है और मैं इस सड़क का SP हूँ।
लेकिन अभी जिन दिनों जो देश में जो हालात नज़र आ रहे हैं, चाहे बलात्कार की घटनाएं हैं, सारी घटनाएं जो हैं, हिंसात्मक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में जो पुलिस का रवैया है वो एक कदम और आगे जाकर अगर कहें कि सारी हदें पुलिस ने पार कर ली हैं, इसको कोई सुधारने का रास्ता कोई समझ में आता है? इसको आप दूसरी तरह से देखिए कि पुलिस ने अपनी भूमिका अदा करना बंद कर दिया। पुलिस सुरक्षात्मक उपायों के लिए बनाई गई थी। आज किसी भी क्षेत्र में पुलिस कोई सुरक्षात्मक कार्य नहीं कर रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में, थानों में बैठी हुई ये इंतज़ार करती है कि कहाँ कोई दुर्घटना होती है और कहाँ उसके बाद में उसके साथ जुड़ूं। क्यों कि सुरक्षात्मक कार्यवाहियों में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। वो तपस्या है वो कि मेरे शहर में अपराध नहीं हो जाएं। जब कि एक ज़माने में राजा लोग देश बदल के गांव में, शहर में निकलते थे कि कोई दुखी तो नहीं है मेरे यहाँ। इतनी बड़ी तपस्या है। आज का पुलिस वाला, चाहे अधिकारी हो चाहे सिपाही हो, तपने को तैयार नहीं है। उसको सुविधा चाहिए, तो वो उसको ये चाहिए घटना होने के बाद उसमें वो हलचल में आता है। प्रिवेंटिव जो उसका पार्ट है वो ज़ीरो हो गया, जबकि रखा उसको प्रिवेंटिव पार्ट को। अब वो घटना होने के बाद जो है पोस्टमार्टम करने का काम करता है, फिर एफआईआर का। अभी 4 दिन पहले मेरे यहाँ किसी रिश्ते जान पहचान के आदमी के गहने चोरी हो गए। पुलिस में गया, उसने बताया कि मेरे को ये शक है। उसने आता, पुलिस ने पकड़ भी लिया, गहने बरामद हो गए। अब पुलिस कहती है कि भाई तुम रसीद दो कि ये गहने तुम्हारे हैं। उनसे कहाँ संभव है। उस चक्कर में कहता फिर मैं गहने तुमको दूँ कैसे, तो उससे पैसे झाड़ लिए गहने देने के लिए, और चूँकि सबूत नहीं था तो उस अपराधी से पैसे लेके उसको भी छोड़ दिया। तो पुलिस को दोनों तरफ से आजकल लग रहा है कि मेरे हाथ में तो लड्डू है। तो उतना जब पुलिस के पास कमाई आ रही है। मैं एक बार कोटड़ा गया तो मेरे को एक बच्चे ने कहा कि सर मैं, आप गाड़ी से उदयपुर जा रहे हो, मैं आपकी गाड़ी में बैठ सकता हूँ क्या? तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता साहब मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ और कल वहाँ मेरे इंटरव्यू है। मैंने कहा ठीक है बैठ जा। आदिवासी लड़का था। मैं उसको ले आया उदयपुर। रास्ते में मैंने पूछा कि तू पुलिस भी क्यों जाना चाहता है? तेरे को पता तनख्वाह बहुत छोटी सी मिलती सिपाहियों को। तो कहता साहब तनख्वाह वनख्वाह नहीं, डंडा। और मेरे गांव में अगर मैं डंडा लेके घूम जाऊं तो बस मेरी ऐसे तो साहब पुलिस तनख्वाह की जरूरत, मेरा खूब ज़मीन जायदाद है, पर मेरे को डंडा चाहिए पुलिस का, जिससे सब डरते हैं। उसको मैंने मना लिया कि तू पत्रिका में आ जा, नौकरी तो पुलिस जाना छोड़ दे, और आज मेरा वो मशीन इंचार्ज है। मैं आप ये कहना चाह रहा हूँ, पर कह रहा हूँ कि एक एक आदमी में, गांव में, आदिवासियों में, गरीबों में वो डंडे का जो रोब है। इसी कारण से पुलिस की भर्ती में आप देखिए लोगों, ट्रेनों के ऊपर जगह नहीं होती, ट्रेनों की छत पे लोग, भीड़ की भीड़ जा रही है भर्ती के लिए, क्योंकि सबको मालूम है कि वहाँ पैसा खूब आ रहा है, रोब खूब मारा जा रहा है। और अब तो क्योंकि राजनीति और पुलिस एक हो गई, तो पुलिस जनता के साथ अब दिखाई ही नहीं पड़ती, जनता के खिलाफ काम करती हुई दिखती है, राजनेताओं के पक्ष में काम करती हुई दिखती है, अपराधियों के साथ साठगांठ करती हुई दिखाई देती। आज शराब माफिया इतना फैल गया, हरियाणा से जो है शराब के ट्रक सीधे गुजरात जा रहे हैं, और दोनों सीमाओं के ऊपर पुलिस वाले अपना हिसाब ले रहे हैं। आज हमारे ऊँट जो है ट्रक के ट्रक भर के बांग्लादेश जा रहे हैं कटने के लिए, पुलिस वाले अपना हिसाब लेते हैं, ट्रक को जाने देते हैं। तो पुलिस की भूमिका इतनी क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है कि अगर पुलिस अपना रवैया वापस वही ले आए जिसके लिए पुलिस की स्थापना हुई, तो मैं आपको निश्चित कह सकता हूँ कि इस देश से भ्रष्टाचार को गायब होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन चूँकि पुलिस खुद गर्व करती है इन नेताओं के साथ, इन अपराधियों के साथ बैठने में, कि तो उससे हमको अभी लगता नहीं है कि कोई समय नज़दीक आने वाला है जब देश में कुछ परिवर्तन हो सकेगा। क्या इन हालात के लिए आपको लगता है कि जो शीर्ष अधिकारी हैं पुलिस में बैठे हुए, उनकी भी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं क्या गुड बुक्स में रहने के लिए बड़े लोगों को के साथ अलग रवैया रहता है, और जो मासूम या निर्दोष लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनके साथ अलग तरह का रवैया रहता है पुलिस का? तो क्या इसमें जो संकल्प का जो भाव है वो कहीं
कमी है या शीर्ष जो पदाधिकारी हैं पुलिस में बैठे हुए उनकी कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी है सुधारने में? चाहे घर हो, चाहे संस्थान हो, चाहे समाज हो, अनुशासन, अच्छाई या बुराई ऊपर से आती। अगर एक नेता पुलिस के अधिकारी को कहता है कि मेरे इस अपराधी को छोड़ दो, छोड़ देगा। वो अपने 4 दूसरे अपराधियों को भी उस चक्कर में छोड़ देगा और उससे कमा लेगा। पर आप वो नेता उसको कुछ कह नहीं सकता। आज की गृह मंत्री कुछ करने लायक ही नहीं है। वो ठीक है, उनको मोहर लगानी कि मैं गृह मंत्री हूँ, लेकिन एक भी गृह मंत्री किसी पुलिस अफसर से समाज कल्याण का, लोकहित का, अपराधियों को रोकथाम का, अपराधों कोई काम करा ही नहीं सकता। और पुलिस वाले जो अधिकारी हैं वो उस कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। हमको एक नहीं कई मिल गए। अब तो उस्ताद वो उदाहरण दिख रहे हैं। और अब उल्टा एक और नया ज़माना आ गया जिसमें अब लोग पुलिस से इतने थक गए हैं कि अब पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, वकीलों ने जब पत्थर मारे पुलिस को, तो पुलिस की तो समझ लो हवा उड़ गई। और उसके प्रतिकार रूप में अगले दिन पुलिस ने बदले की कार्रवाई कर डाली। ये उससे भी खराब बात है। मतलब ये तो इंसानियत का काम ही नहीं हुआ। कि अब इस दृष्टि से तो लगता नहीं है कि पुलिस में संवेदना नहीं, उनमें तो अहंकार इतना स्फीत हो गया है कि वो सामने वाले को आवाज़ भी मानने को तैयार नहीं है। जब हरियाणा में हीरो होंडा के केस में जब लोगों ने पुलिस के साथ झगड़ा हुआ तो 3-4 हज़ार पुलिस के आदमी एक साथ इकट्ठे होकर के जो उन्होंने मारा, गाँव पूरा देश हिल गया। पुलिस जो हमदर्दी के साथ काम करने वाली एक संस्थान है, वो अगर बदला लेने के लिए उतर आए तो पुलिस के पास सारे कानून है। किसी को गलत तरह से आप फंसा भी सकते हो, मारपीट भी कर सकते हो, कमरों में उठा के ले जा सकते हो। अपराधियों आज चोरियां करवाती है पुलिस, तो चोरों के साथ जुड़ कर की कमाई कर रही है। तब विश्वास कहाँ से आने वाला है? और कौन नेता ऐसा है आज की तारीख में, या कौन गृह मंत्री? मुझे आज भी गृह मंत्री, यहाँ के गृह मंत्री को भी राजस्थान में जानता हूँ, मध्य प्रदेश में भी जानता हूँ, उधर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को भी देख रहा हूँ, और जो दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं वो भी देख रहा हूँ। इतने रेप केस हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। पुलिस वालों की किसी की नींद उड़ गई हो, किसी को खाना अच्छा नहीं लगा हो, मैंने तो नहीं देखा। वो तो शाम को अपने उनकी महफिलें तो जिंदा हैं, तरोताज़ा हैं। क्या हो रहा है देश में, पुलिस को लेना देना नहीं है। आप पुलिस के पास जाके देख लो। वो कह रहे हैं ना, बच्ची को उसके बाप को कह रहे हैं तो 2000 रुपये ले ले, चुप हो जा। यार ये पुलिस का रवैया है? तो ये तो मैं नहीं मानता कि लंका के रावण के लंका में किसी असुर का भी ये भाव रहा होगा। वो भी सुन के एक बार तो हिल जाएगा। मतलब पुलिस वाले तो यमदूत हो गए। कहाँ उनसे संवेदनाओं की आप उम्मीद कर रहे हो? बात मैं तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है कि ये अब पुलिस वाले जनता के साथ कभी भी जुड़ पाएंगे हमदर्दी के साथ। एक तरफ आपने राजनेताओं के साथ गठबंधन की बात कही और संवेदनहीनता, जो जनता के प्रति जो संवेदनहीनता है, दूसरी ओर अपराधियों और भूमाफियाओं के साथ जो गठजोड़ है, वो किस तरह से आप देखते हैं कि किस दिशा में ले जा रहा है पुलिस संस्था को? मुझे तो ये लग रहा है कि कोई माफिया हो बिना पुलिस की मदद के, स्वीकृति के, सहयोग के, जानकारी के खड़ा ही नहीं हो सकता, पनप ही नहीं सकता। आज मुझे सबसे बड़ी शर्म इस बात के ऊपर है कि मेरे देश के गांवों में एक एक बच्चा इन मादक द्रव्यों के नशे में फंस रहा है, पंगु हो गया। पूरी की पूरी आबादी को ये लील रही है और एक पुलिस वाला हमदर्दी इसके बारे में नहीं दिखाता। सब पुलिस वालों को पता है कि तस्करी कौन कर रहे हैं, और तस्करों को पकड़ने, बच्चों को, ये तो तस्कर भी बेचारे 1000-2000 रुपये रोज कमाने वाले लोग हैं, कहाँ से बन के आ रहा है उनको भी पुलिस वाले जानते हैं। मुझे तो नहीं, एक कोई पकड़ते हो मैं तो नहीं मानता। आज इतने ट्रक शराब के जा रहे हैं तो शराब पुलिस को क्या पता नहीं है कौन सी कंपनी से बन के आ रहा है? वो डिस्टिलरियों के एक एक आदमी को जानते हैं, रोकते नहीं है वहाँ। तो पुलिस रोकने का काम तो पुलिस ने बंद कर दिया। मैं वही कहना चाहता, शुरू से मैं ये कह रहा हूँ, पुलिस रोकथाम नहीं करना चाहती, करना नहीं चाहती, इसको अंडरलाइन कर लो आप। अगर वो चाहे तो ये संभव नहीं है।
अगर वो चाहे तो भूमाफिया संभव नहीं है। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ समाज पुलिस वालों ने एक आदमी की ज़मीन छीन के तंबू लगा लिया। तो यार फिर इसको हम पुलिस कहेंगे? ये तो मतलब मैं तो इसको देश के खिलाफ काम करने वाले क्या क्या नाम है उन शब्दों को भी अगर पुलिस के साथ जोड़ूँ ना तो मुझे लगता है वो भी कम पड़ जाएंगे। और आज तो पुलिस वाले भी देखो 2 धड़ों में बटे हुए हैं। क्या गाली गलौज से बात करते हैं, क्या उनके अहंकार का हाल है, क्या वो आदमी को इतना जलील करके बात करते हैं आम नागरिक को कि वो लगता है वो किसी दूसरे देश के पुलिस वाले आए। अंग्रेज तो चले गए लेकिन उसी सिस्टम से ये लोग अंग्रेज़ों की तरह से व्यवहार कर रहे हैं आज भी हमारे देशवासियों के साथ। ये सबसे ज़्यादा अपमानजनक बात है। हाँ, उनको उनके प्रति इनके मन में कोई इज्जत ही नहीं है। और दूसरी ओर जाति के आधार पर कार्रवाई करने की भी घटनाएं लगातार रिपोर्ट होती रही हैं। वो तो बहुत होने लगी है। और ये अभी जब तक ये आरक्षण का भूत इस देश में रहेगा, अभी एक पीढ़ी तो रहेगा जब इन लोगों की अगली पीढ़ियां मार खाएंगी समाज में, उसके बाद शायद इनकी आंखें खुले कि 10 लोगों को राजी करने के लिए आपने 10,000 लोगों को सज़ा दे दी, तब शायद उन 10,000 लोगों की आंखें खुलेंगी एक पीढ़ी के बाद। अभी तो इनका नशा जो है इतना है कि इनकी आंखें ज़मीन की तरफ अभी झुक ही नहीं रही है। क्या कोई रास्ता ऐसा नज़र आता है कि जो बच्चे हैं या जो नई पीढ़ी है उनमें जो नैतिकता के संस्कार हैं, मूल्यों के संस्कार हैं, उसके ज़रिए शायद आने वाले समय में कुछ बेहतरी की अपेक्षा हम कर सकें? अपेक्षा तो अब नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि बच्चों को सिखाने की 2 ही तो जगह है। एक उसका घर है जो उसकी पहला स्कूल माना जा रहा है। माँ बाप के पास टाइम नहीं है। कौन माँ बाप आज अपने बच्चे को 1 घंटा रोज़ देता है? जहाँ होमवर्क कराने के लिए 2 घंटे दे देंगे, बात करने के लिए, ज़िंदगी की बात करने के लिए, मूल्यों की बात करने के लिए, उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए, व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को आधा 1 घंटा रोज़ नहीं देता। और दूसरा स्कूल है तो वह उनके सबके पाठ्यक्रमों से मूल्य बाहर निकाल दिए गए। धर्म, देवी देवता, मूल्य, किसी चीज़ की आप चर्चा करो तो लगता है कि ये तो सांप्रदायिक हो गया स्कूल या सिलेबस। यहाँ तक कि आज जो संविधान की नई प्रतियां बाजार में उपलब्ध हैं उनमें से वो सब चित्र राम और कृष्ण जैसे मूल संविधान की कॉपी में थे वो भी निकाल लिए गए इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि आप अधर्मी हो जाओ। कोई भी सरकार, कोई भी राज्य अधर्म पर नहीं चल सकता। हमारा राज्य आज अधर्म पर टिक गया धर्मनिरपेक्षता के नाम से। उनको न धर्म का पता है, न निरपेक्षता का पता है, न संप्रदाय का पता है। एक आँख पे पट्टी बांध कर एक शब्द रट लिया और उसी के आधार पे हम चल रहे हैं। सारा संविधान उसी पे चल रहा है, तो हमारी शिक्षा उसी पद्धति पे चल पड़ी। इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि शिक्षा में वापस मूल्य आएंगे और कभी माँ बाप की कोई ठोकर लग जाए। माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करने में टाइम दे दें तो शायद उम्मीद है, वरना अंतिम पड़ाव यही है कि जब आम नागरिक घुट जाएगा तब नई पीढ़ी क्रांति की तरफ बढ़ेगी। हम तो लगता है वही एक आस बाकी रह गई है। क्या आपको लगता है कि पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनकी कोई खास जिम्मेदारी है और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश की तो बात इतनी सी है कि उनको अपना संकल्प याद करना चाहिए। जब भी वो अपने कार्यालय में जाके अपनी सीट पर बैठे, अपने उस संकल्प को दोहरा लें कि मैं पुलिस में क्यों आया, मैं IPS क्यों बना। दूसरे कई तरह के मार्ग मेरे सामने थे, मैंने उनको नहीं चुना। तो मेरे आप अगर अपने उस संकल्प को दोहरा लेंगे तो शायद बहुत कुछ आपके जीवन में सुधार हो जाएगा। और दूसरा, आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि गैर कानूनी तरीके से आप जितने काम करेंगे, पहली बात तो राजनेता तो हर 5 साल में बदल जाते हैं, उसके बाद वो आपकी परवाह करने वाले हैं, संभव नहीं है। तो आपको भी ये ग्लैमर जैसा दिखना चाहिए कि टेम्परेरी फेज़ होता है। हर राजनेता एक टेम्परेरी फेज़ के लिए आपके साथ जुड़ रहा है और आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये बात आपको भी समझनी चाहिए। दूसरा ये भी है कि जिस तरह का काम, जिस तरह का धनार्जन करके आप अपने परिवार का पालन करेंगे,
आपके परिवार में भी वही गुण पहुँचेंगे। आपका बुढ़ापा इसलिए भी खराब हो सकता है कि आपके बच्चे खराब हो जाए, आपके साथ अच्छा व्यवहार बुढ़ापे में नहीं करें, तो आपको तब लगेगा कि मेरे पैसा किस काम आया। पैसा जड़ है, लक्ष्मी जड़ है। हमारी चेतना जड़ के पीछे अगर भागेगी तो चेतना भी जड़ हो जाएगी। आज ये भी सही है कि बहुत लोग अच्छे भी हैं पुलिस में, ऐसा तो है ही नहीं कि सारी पुलिस खराब है। बहुत सारे अधिकारी भी अच्छे हैं, बहुत सारे जूनियर अधिकारी भी अच्छे हैं, लेकिन वो जो ग्लैमर आज एक मनी के पीछे हम लेके भाग रहे हैं, उसने इतना बड़ा जहर मेरे जीवन में डाल दिया कि मैं उससे बाहर अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे ज़िंदगी में उसका नुकसान एक बहुत बड़ा मेरे क्या हो गया कि मैं मान लीजिए एक एडिशनल डीजीपी हूँ या मान लो आईजी हूँ, तो मैं घर में भी आईजी की तरह से प्रवेश करता हूँ। पत्नी से आईजी बात कर रहा है, बच्चों से आईजी बात कर रहा है, उसके हस्बैंड गायब हो गया, मर गया वो तो, बच्चों के लिए उसका पिता तो मर गया, वहाँ तो आईजी जिंदा है, आईजी से बात कर रहा है बच्चा, और आईजी बच्चे को बड़ा करेगा? संभव नहीं है। अरे वो बच्चा करेगा क्या? जो आईजी भ्रष्ट तरीकों से घर में जिंदगी जी रहा खुद, वो अपने बच्चों को क्या देगा और क्या उसको मूल्य समझाएगा? और वो उसके लिए पिता तो है ही नहीं, वो तो आईजी बन के बात कर रहा है। आप इतनी दूर तक इस बात को जब सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप खुद का जो अस्तित्व है वो आपने बेच दिया। आप अपने अस्तित्व के प्रति ही जागरूक नहीं हैं कि आपको कैसे जीना है, आप किस तरह जीने के लिए यहाँ आए थे, सब तो भूल गए आप एक प्रवाह में जी रहे हो जिसको हम प्रवाह पतित होना कहते हैं। आप ये सब का सब बेड़ा प्रवाह पतित होता चला जा रहा है। अगर वो इस प्रवाह में भी सुबह अपनी सीट पर बैठते ही अगर अपना उस संकल्प को याद कर ले कि मेरे ये तारे मैंने क्यों ऑप्ट किए, क्यों चुने, तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर उन सब को धीरे धीरे वापस सद्बुद्धि में देता हुआ देश के सुखद भविष्य के लिए, मानवता के साथ संवेदना बनाए रखने के लिए अग्रसर करेगा, प्रेरित करेगा, तो शायद एक अच्छा उज्जवल भविष्य हम फिर देख सकते हैं। पुलिस के व्यवहार और आचरण को लेकर जो तमाम बातें हमने सुनी, उसमें लगता है कि जो पुलिस का रवैया है वो लगातार इस तरह का है कि जिसमें कि उम्मीद बची नहीं है कि कुछ बेहतरी हो पाएगी। लेकिन उम्मीद यही है कि संकल्प के साथ और जागरूकता के साथ अगर हम काम करें तो शायद पुलिस रक्षक की भूमिका में आ पाएगी और भक्षक की जो भूमिका फ़िलहाल जो निभा रही है उससे हमें कहीं ना कहीं निजात मिल पाएगी।